हंसल मेहता का द बकिंगहैम मर्डर्स एक मर्डर मिस्ट्री है जो काफी संगीन क्राइम थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ हमें पेश किया गया है। करीना कपूर खान लास्ट ईयर जाने जा के बाद एक और स्टनिंग परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में दिखाई देती है, एक्सेप्ट वो चीखने का सीन वो थोड़ा सिंगम अगेन सेगमेंट में चला गया था। वो एक दुखी माँ का किरदार बड़े अच्छे से निभाती है और ज्यादातर उन्हें अपने इमोशंस में जबरदस्ती कंट्रोल करती हुई दिखाई गई है, लेकिन कभी कभी वो अपने गुस्से में फूट पड़ती है। हंसल मेहता का डायरेक्शन भी काफी बढ़िया है और मूवी आपको समवट एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस दे पाती है। साथ ही रणवीर ब्रार, जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, अपने रोल में काफी इंप्रेसिव दिखाई पड़ते हैं और अपने रोल का प्रिपरेशन भी उन्होंने उनके जायकेदार मटर रेसिपी जैसा ही केयरफुली लिया है। तो चलिए देख लेते हैं फिल्म में क्या होता है और आखिरकार जसमीत भामरा AK जैज असली कातिल को पकड़ पाती है कि नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। इंग्लैंड के बकिंगहमशायर के एक छोटे शहर में सेट ये मूवी एक ब्रिटिश इंडियन डिटेक्टिव जसमीत भामरा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ही बेटे को एक पब्लिक शूटिंग में खो चुकी है। द बकिंगहम मर्डर्स भले ही है तो एक मर्डर मिस्ट्री, लेकिन ये शुरू होता है एक कोर्ट रूम प्रोसीडिंग से, जो जसमीत के बेटे को मारने वाले शूटर के केस पर फोकस करता है। और शूटर में गिल्ट तो दिखाई देती है, लेकिन जसमीत अब तक उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। सच तो ये है कि उसने अपने गम को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया और अब भी अपने बच्चे के खून से सना हुआ शर्ट संभाल के रखती है। खूनी कहता है कि वो सालों से बिना घर के रह रहा था और किसी की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए एक दिन अपने जिंदगी से परेशान होके वो एक बोलिंग एली पे अचानक से गोली चलाने लगता है उन सब पर जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैज का बेटा भी उस दिन को बहुत खुशी से एंजॉय कर रहा था, इसलिए उस खूनी ने उस बेचारे बच्चे को भी गोलियों से भून दिया। जैज दिखती तो शांत है, लेकिन जब उस खूनी के कन्फेशन के चलते उसकी थोड़ी सी सजा माफ हो जाती है, वो खुद को उस जानवर पे अटैक करने से रोक नहीं पाती। उसे अब भी ये बात चुभती थी कि वो पुलिस होते हुए भी वहां अपने खुद के बच्चे को बचा नहीं पाई। हमें जैज के पति के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बैक स्टोरी से ऐसा ही लगता है कि वो एक सिंगल माँ थी जो अपने ही बलबूते पे अपने बच्चे को बड़ा कर रही थी, और अब जब उसकी जिंदगी का वो आखिरी खुशी का कारण भी चला गया है, वो अपने गिल्ट को हैंडल करने के लिए इस शहर से किसी भी तरह निकलना चाहती है। शायद अपने ग्रीफ को ओवरकम करने के पहले कदम के तौर पर वो एक और शहर में ट्रांसफ़र लेती है अपने बूढ़े बाप को बिना बताए, और तुरंत ही एक लापता बच्चे के केस में उलझ जाती है। उसके सुपीरियर उसे इसी वजह से ये केस देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जैज इससे और भी ज़्यादा अपने दुख को भुला पाएगी। उसे DI हार्दिक पटेल के साथ टैग किया जाता है, जो इस इलाके का चप्पा चप्पा और हर एक इंसान को काफ़ी अच्छे से जानता था। इंग्लैंड का ये इलाका यानी वाइकोम धार्मिक टेंशन के हमेशा एज पे खड़ा रहता था और यहाँ के ज़्यादातर पॉपुलेशन या तो इंडियन या फिर पाकिस्तानी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख के रेडिकल फैक्शन से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बात जैसे क्रिकेट मैचेस की वजह से भी कभी कभार यहाँ दंगे हो जाते थे, तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना वैसे भी मुश्किल था। और हार्दिक की बातों से पहले से ही समझ आ रहा था कि वो कुछ हद तक बायस्ड इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। दलजीत संधू और उसकी पत्नी प्रीति के बेटे इशप्रीत को अडॉप्ट किया गया था इंडिया से। वो बच्चा काफ़ी खुशहाली में इस घर में बड़ा हो रहा था और प्रैक्टिकली दलजीत की आंखों का तारा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वो बस से एक पार्क के सामने उतर गया और तब से वो पूरी तरह से लापता था, तो चाहे जिंदा हो या नहीं वो वही होना चाहिए। आखिर में उसका लाश एक गाड़ी के पैसेंजर सीट पर मिलता है। अब जैस को इस टीनेज बच्चे के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करना है। फिल्म का सेंट्रल मिस्ट्री एक ट्विस्टी राह पर चलता है, जहां जो सस्पेक्ट शुरू में ऑब्वियस लगता है वो सिर्फ एक रेड हेरिंग निकलता है। ये बोलने की जरूरत नहीं कि असली मर्डर का फाइनल रिवील आपको हिला के रख देगा। शुरू से ही जसमीत को लगता है कि केस में कुछ गड़बड़ है। गाड़ी को अच्छे से ट्रेस किया जाता है और बॉडी के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इशप्रीत की मौत डूबने से हुई थी और उसके बाद बॉडी को गाड़ी में आके रखा गया था। छानबीन से पता चलता है ये गाड़ी दलजीत के पुराने बिजनेस पार्टनर की फैमिली की थी, जो खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। छानबीन से ये भी पता चलता है
कि साकिब नाम का एक लड़का अपने चाचा की गाड़ी लेकर उस पार्क में ही गया था और यहाँ तक आते आते पुलिस को मालूम हुआ कि उसे ड्रग की लत लग गई थी। इंटरोगेशन के दौरान साकिब ज्यादा ओपन नहीं होता, लेकिन नावीद उसका दोस्त खुद कन्फेस करता है कि साकिब ने इशप्रीत को उसका सर पानी में डुबो के बहुत समय तक रखा था, जब तक कि वो दम घुटकर मर नहीं गया। असल में इशप्रीत सीक्रेटली ड्रग्स का डिलीवरी करता था, कुछ साइड इनकम के लिए शायद, और जब उसे साकिब से उसके ड्रग्स के पैसे नहीं मिले तो उसने उसे माल देने से इनकार कर दिया और नावीद के अकॉर्डिंग नशे की भूख में साकिब ने ये काम किया था। ये डेवलपमेंट देख के हार्दिक, जो दोनों या उनमें से किसी एक के अगेंस्ट कुछ ग्रज रखता था, काफी खुश हुआ। हमें पता चलता है कि उन टीनेजर्स का कुछ लेना देना है हार्दिक की बहन के करंट कंडीशन में, जो अभी कोमा में है। पुलिस वाले नावीद के स्टेटमेंट में भरोसा करके साकिब को हिरासत में ले लेते और इलाके में रिलीजियस टेंशन बढ़ जाता है तो इमाम को भी इंटरवीन करना पड़ता है। जैज के सुपीरियर मिलर को लगता है कि केस सॉल्व हो गया है, लेकिन वो चिंता भी करता है कि ये कम्युनल टेंशंस को और भी ज्यादा उकसा देगा, जैसे 2022 भी लेसेस्टर में हुआ था। लेकिन जसमीत को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। ये मानने से पूरी तरह से इनकार कर देती है कि लड़कों का इस मर्डर से कुछ लेना देना है, और हार्दिक के साथ लड़ाई के कारण उसे केस से हटा दिए जाने के बाद वो सच्चाई का पता लगाती है, पर वो पूरे सच तक नहीं पहुंच पाती। ये समझ में आता है कि हार्दिक और उसके एक सबॉर्डिनेट को इशप्रीत की बॉडी सबसे पहले मिली थी और वो कार में नहीं थी। उन्होंने उसका लाश वहां डाला ताकि शक नावीद और साकिब पर जाए। हार्दिक ने नावीद से कहा कि अगर वो बोलेगा कि साकिब ने इशप्रीत को मारा है तो वो जल्दी छूट जाएगा। असल में नावीद को छुपाना चाहता था, लेकिन क्या वो हमें बाद में पता चला तो साकिब का इशप्रीत को मारने वाला स्टेटमेंट झूठ था, पर हार्दिक ने खुद भी इशप्रीत का मर्डर नहीं किया था। तो फिर असली मर्डर कौन था? सच्चाई पता करने से पहले जैज ने साकिब से अकेले में बात की और उससे पता चला कि वो और नावीद एक रिलेशनशिप में थे और कंजर्वेटिव परिवारों से होने के कारण वो ये बात अपने कम्युनिटी में किसी को पता नहीं चलने देना चाहते थे। उनका डर इस हद तक था कि उनमें से एक ने जेल की सजा कबूल करने तक राजी था और दूसरा अपने पार्टनर के साथ इनजस्टिस होता हुआ देख सकता था। साकिब ने इशप्रीत को डराया तो था, पर उसने उसे मारा नहीं। जैज को इशप्रीत में अपना बेटा दिखता था, लेकिन इमोशनली ड्रिवन ना होके वो केस की जड़ तक जाना चाहती थी। जब उसने हार्दिक को कन्फ्रंट किया, उसने सबके सामने अपनी जान ले ली, लेकिन उसका डीएनए इशप्रीत की बॉडी में नहीं मिला था। इसके बाद जैज ने ड्रग एंगल को परख करने की बात सोची। दलजीत के नेबर तजिंदर पहले एक ड्रग डीलर था, लेकिन जब अपने क्लाइंट को उसने अपने आंखों के सामने ओडी करके मरते हुए देखा तो उसने परपेटेडली ये धंधा छोड़ दिया और सोशल मीडिया पे बच्चों को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन के ज्ञान देता रहा। यहाँ तक उसने एक बार इशप्रीत को लाइव वीडियो पे चपेट भी लगाई थी क्योंकि वो सुट्टा मार रहा था। जब ये क्लियर हो जाता है कि नवीद और साकिब मर्डर नहीं है, तब दलजीत ऑटोमेटिकली प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। उसने अपने बेटे के नाम पर एक हैवी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और अगर उसका बेटा उसके रास्ते से हट जाता तो उसके पास काफी पैसा आ जाते, जिससे उसका फेलिंग बिजनेस रिवाइव हो पाता। वो अपनी वाइफ के साथ अब्यूसिव भी था और अपने बेटे के पियानो टीचर के साथ अफेयर में भी था। एक दिन जब वो दारू पी के घर लौट रहा था, उसने तेजिंदर के भाई पृथ्वी की आवाज अपनी बीवी के कमरे से सुनी और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में दलजीत ने अपनी होश खो दी और एक बर्तन से पीट पीट के उसने पृथ्वी का कत्ल कर दिया। अरे इस सीन में मेरे को लगता है कि रणवीर एक्चुअली पीट पीट के मिंस मीट बना रहा था। जोक्स अपार्ट, हिरासत में लेने के बाद भी दलजीत ने क्लेम किया कि वो इशप्रीत की मौत से इन्वॉल्व नहीं है। इसी बीच पुलिस को तेजिंदर के कमरे से ह्यूज अमाउंट का ड्रग और इशप्रीत का गुमशुदा बैग मिला। वो शक के घेरे में आ गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन एंड में एक ट्विस्ट आता है जिससे हमें पता चलता है कि खूनी और कोई नहीं बल्कि इशप्रीत की माँ, अडॉप्टिव माँ प्रीति कोहली थी। कारण ये था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी झंड हो गई थी क्योंकि दलजीत के घर में उसके साथ नौकरानी की तरह बर्ताव किया जाता था। जब इशप्रीत को अडॉप्ट किया गया, वो भी अपनी मर्जी से ही अपनी जिंदगी जीने लगा तो उसकी लाइफ और भी मुश्किल हो गई। अपने हस्बैंड के चीटिंग का सच जान के उसकी जिंदगी बस घर और घर के कामों में ही सिमट गई थी। तो उसने अपने पति से बदला लेने के लिए उसकी आंखों के तारे को मारने का प्लान बनाया। इसमें उसने पृथ्वी की मदद ली जो प्रीति की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड था। उन दोनों में जिस्मानी ताल्लुकात भी होने लगे और शायद तेजिंदर का ड्रग का धंधा अभी पृथ्वी ही चला रहा था। उसने ही शायद इशप्रीत को ड्रग बेचने में मजबूर किया था और अपनी भाभी के कहने पर उसे डुबो के मरवा दिया था। मौका मिलते ही प्रीति ने बड़ी चालाकी से अपने हस्बैंड के हाथों इस लूज एंड का भी खात्मा कर दिया और इंडिया भागने का प्लान बनाया, लेकिन जैज के हाथों से वो बच नहीं पाई।
जैज को इस केस को सॉल्व करके एक क्लोजर मिला और उसे फाइनली अपने गिल्ट से मुक्ति मिली, जो कि उसके बेटे का खून से सना हुआ शर्ट जलाने वाले सीन में और क्लियर हो गया। जैज को भी दलजीत के जैसे अपने बेटे की मौत की वजह से लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम मिला, लेकिन उसने इस पैसे को रखने की बजाय उस चेक को जला देने का फैसला किया। दलजीत को अपने मिसोजिनी और पागलपन का कोई पछतावा नहीं था और वो आखिरी मोमेंट तक अपनी बीवी को गाली देता रहा, लेकिन जैज ने बड़े ही एप्टली उसके मुंह पे एक चमेट लगा दी और इशप्रीत के फ्यूनरल में देखे गए लोगों से यही लगा कि उस इलाके की रिलीजियस टेंशन अब खत्म हो गई है और नवीद और सकीब के रिलेशन को भी समवॉट वैलिडेशन मिल गई है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द बकिंघम मर्डर देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।